आज है हम ACT देसी पे और हमारे साथ हैं हिज एक्सेलेंसी मिस्टर मनप्रीत वोरा। और आज हम बात करेंगे उनके साथ और थोड़ी सी जर्नी पे जाएंगे। वील टॉक अबाउट हिज जर्नी एज अ डिप्लोमेट एंड कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड हिज एक्सपीरियंसेस। वेलकम सर। थैंक यू। एक क्वेश्चन सर जो हर हिंदुस्तानी या इंडियन यहाँ पे है, चाहे सिटीज़न है चाहे इंडिया में है, जब हम एम्बेसी की बात करते हैं, एक जो लुक होती है हमारे जो दिमाग में जहन में होता है, एक विजन होती है कि एम्बेसी में जा रहे हैं, वेरी स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट। जब हम ऑस्ट्रेलिया में बैठ के आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और मैं पहले हिज एक्सेलेंसी से भी बात की है यहाँ पे, आई फील्ड वेरी कंफर्टेबल। तो वो जो माइंडसेट होता है इंडिया में और जो बाहर आके होता है, व्हाट्स द डिफरेंस? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में भी अब जो है एटीट्यूड्स काफ़ी बदल गए हैं। अप्रोच टू सिटीजन्स एंड पब्लिक सर्विस बदल गई है जी। अप्रोचेबिलिटी बढ़ गई है जी। अब भी वहाँ दफ्तरों की लुक भी बदल गई जी। है। तो ये एक तरीके से शायद कुछ पुराने प्रेजुडिस भी हों लोगों के जहन में। उनको लगता हो कि किसी सरकारी दफ्तर में जा रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होगा वगैरह। लेकिन नहीं, हमारी तो हर वक्त यही प्रयत्न होता है कि हम जो है अच्छी और फ्रेंडली सर्विस दे सकें सबको। सबको हर वक्त खुश तो नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, और कई लोग अभी भी परेशान रहते हैं। लेकिन हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि कोई भी हमें आके मिल सकता है। ओपननेस, इजी एक्सेसिबिलिटी, फ्रेंडली कर्टियस बिहेवियर एंड सर्विस। कभी कभी हमसे भी शायद गलतियां हो जाती हों अभी भी, उसके लिए तो खैर हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हमारा प्रयत्न हमेशा यही होता है कि सबको लगे कि अपनी एम्बेसी है और अपने जैसे कि देश में जा रहे हैं वैसा माहौल भी हो और उस तरीके हम उनसे पेशकश भी कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था कि हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारा डिफरेंस वी हैव सीन in the way the things are being done now, and how friendly, as you say, courteous and approachability has definitely increased to a very high level. हाई कमीशन की हम बात करें या काउंसलेट की बात करें, जब जाना होता है तो पहला जो दिमाग में जो चीज़ आती है होता है वीज़ा और पासपोर्ट। जब हम किसी बाहर कंट्री में होते हैं और हाई कमीशन होती है, व्हाट आर दी रोल्स, 5 key roles if you have to just say, like for a layman, people just come in and say, oh sir, पासपोर्ट की अगर बात करनी है, कुछ चीज़ में फंस गए हो तो काउंसलेट जाओ। बट आई थिंक देयर इज मच मोर देन दैट। You're right, there is much more than that, but that is the public face of any embassy or high commission or consulate. क्योंकि पब्लिक को तो वीज़ा या कॉन्सलर या पासपोर्ट वर्क से ही काम होता है, और क्या हो रहा है, वो किस लिए स्थापित हुई है, उन्हें नहीं पूरी इसकी जानकारी होती। लेकिन 4-5 अहम जो हैं रोल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी एम्बेसी के, किसी भी देश में। ओवरऑल तो ये है कि अपने देश की उस देश से ओवरऑल रिलेशनशिप को संभालना। अगर रिलेशनशिप अच्छी है तो उसे और आगे बढ़ाना। अगर रिलेशनशिप किसी कारण ख़राब है तो उसे मैनेज भी करना और उसे इम्प्रूव भी करना। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मैनेज द बायलैटरल रिलेशनशिप। ये ब्रॉड मुद्दा होता है और उसमें कई पहलू होते हैं। पॉलिटिकल रिलेशनशिप होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट वगैरह। देन पीपल टू पीपल लिंक्स होते हैं। डिपेंड करता है आप कहाँ हैं, लेकिन जैसे अब ऑस्ट्रेलिया का अगर जिक्र करें तो यहाँ हमारे एजुकेशनल लिंक्स भी हैं, यहाँ रिसर्च पार्टनरशिप्स भी हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली अभी एलिवेट की है अपनी पार्टनरशिप टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो और कई पहलू हैं जो कि आगे आते हैं और जिनको हमारी कोशिश होती है एम्बेसी के ज़रिए उनको आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा कल्चरल प्रमोशन होता है, ये भी एक ज़रूरी काम होता है। तो 4-5 अहम, जैसा कि आपने पूछा, ये होते हैं एरियाज। What was that time and when and how did you decide that I'll go for administrative services? जब बड़ा हो रहा था तो मेरे फादर भी मुझे कहते होते थे कि भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो। लेकिन जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। मैनेजमेंट स्कूल में था मैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो उस समय ये सन 1982-83 की बात है। और उस समय तो यही था कि प्राइवेट सेक्टर नया नया खुला था, शुरू हो रहा था।
तनख्वाहें थोड़ी सी अच्छी थी वहाँ, हालांकि अभी भी सैकड़ों की ही बात कर रहे हैं जी जी लेकिन उस समय यही था कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जाना है और मैनेजमेंट स्कूल से पढ़े हैं वगैरह, तो मैंने भी वही रास्ता अपनाया उस समय जी। और एक कंपनी ने मुझे यूनिवर्सिटी से ही सिलेक्ट करके मुझे नौकरी दे दी, तो मैं दिल्ली चला गया और मैंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की जी। अच्छी नौकरी थी, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी घूमे फिरे भी उसके साथ। लेकिन फिर करीब 2-2.5 वर्ष वो करने के बाद लगा कि ये काफ़ी नहीं है जो मैं चाहता हूँ। और फिर मेरी वाइफ, जो उस समय मेरी सहेली थी जी, उनके साथ भी बात की, तो फिर डिसाइड किया कि फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। और मुझे, मेरा इंटरेस्ट केवल फॉरेन सर्विस में था जी। जब मैं कॉलेज में था तो कुछ दोस्त थे वहाँ पर, दोस्त नए बने हॉस्टल वगैरह में, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस में थे जी। और तो उनसे कहानियां सुनते थे, कैसे वो दुनिया भर में बड़े हुए, कभी किसी मुल्क कभी किसी मुल्क, क्या लाइफस्टाइल था, और अच्छा लगता था वो सुन के। और फिर मैंने 1988 में मैं सफल हुआ और आई जॉइन्ड द फॉरेन सर्विस। राइट। आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग बीच में बात की कि जो वाइफ हैं आपकी फ्रेंड थी उस टाइम पे। सो I'm happily assuming that it's a love marriage that you had. I think your assumption is correct. आपकी पोस्टिंग पाकिस्तान में हुई, आपकी पोस्टिंग अफगानिस्तान में हुई, मेक्सिको में, बेलीज में, और भी बहुत सारे मिशंस पे आप गए। स्पेसिफिकली जब मैं बात करता हूँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मेक्सिको, बट वो जब आपको वहाँ पोस्टिंग मिलती थी तो कोई सेकंड थॉट आती थी आपके दिमाग में? जब, चलिए पाकिस्तान से ही शुरू करते हैं, जब आप वहाँ रहे तो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? मेरा पाकिस्तान में मैं था सन 2005 से 2007 से 2009 जी, 2.5 साल में वहाँ था जी। और अफगानिस्तान में मैं मोर रिसेंटली 2016 से 2018 था जी। अफगानिस्तान जाने से पहले जब मुझे कोई पूछता था कि आपकी अब तक की बेस्ट पोस्टिंग कौन सी रही है, तो मेरा निसंकोच जवाब होता था पाकिस्तान। अरे लेकिन अफगानिस्तान जाने के बाद अब मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान मेरी बेस्ट पोस्टिंग रही है। तो लोगों को कई बारी सिर्फ इंस्टेबिलिटी जैसे आपने कहा या प्रॉब्लम्स जैसे आपने कहा उतना ही ज्ञान होता है, लेकिन क्योंकि हम वहाँ जाते हैं एज डिप्लोमैट्स जी, तो क्योंकि वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, एक तरफ एक डिफ़िकल्ट कंट्री है जिसके साथ रिलेशनशिप डिफ़िकल्ट है जो कि पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है जिससे हमारे बहुत ही अच्छे संबंध हैं, बिल्कुल भाई भाई जैसे हमें ट्रीट करते हैं, वो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। तो इन एरियाज़ में अपने पड़ोसी मुल्कों में एज अ डिप्लोमैट काम करने का कुछ और ही मज़ा है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर मुद्दा, हर पहलू रिलेशनशिप का, तो उसमें दिलचस्पी बहुत बड़ी रहती है, इंटरेस्ट बहुत बड़ा रहता है, कुछ अगर अचीव करो तो खुशी जो है उससे ज़्यादा होती है। बट सर वो रिस्क फैक्टर कभी दिमाग में नहीं आता? आई मीन आई अंडरस्टैंड एज यू गो एज अ डिप्लोमैट, बट फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ही कहा कि इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है, बट वी गेट टू नो बिकॉज वी आर सिटिंग एट आवर होम्स वॉचिंग टेलीविजन एंड लिसनिंग टू न्यूज़ एंड वर्ल्ड न्यूज़ एंड स्टफ, बट यू बीइंग देयर प्रेजेंट एट दैट वेरी लोकेशन, व्हाट इज दैट कपल ऑफ थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू से? जैसे आपने बोला कि अब तक का अफगानिस्तान आपका सबसे अच्छा है, वो जो 2 चीज़ें आपने वहाँ पे देखी शेयर करना चाहेंगे? बिकॉज वैसे तो सब नेगेटिव ही सुनने को मिलता है अफगानिस्तान के बारे में। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है जी, और बहुत ही खूबसूरत लोग हैं जी। चलिए ये 2 अच्छी चीज़ें आपने बता दी। सर आपने ऑक्सफोर्ड में शेवनिंग्स एज अ शेवनिंग स्कॉलरशिप पे आप गए, राइट? इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, एंड यू डिड सर्टिफिकेट इन डिप्लोमेटिक स्टडी, यू डिड सम रिसर्च देयर, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? हाँ, मैं सन 1999 से 2001 साल के लिए ऑक्सफोर्ड में मैं पढ़ा जी,
और इस सर्टिफिकेट के दौरान एक वॉलंटरी प्रोजेक्ट करना चाहें कुछ स्टूडेंट्स तो करें, नहीं करना चाहें तो भी ठीक है, रिसर्च पेपर जी, और वो अगर आप करें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ फेयरली डिटेल्ड रिसर्च पेपर। श्योर। तो मैंने चूज़ किया कि मैं करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। और मैंने, क्योंकि ऑलरेडी मैं विदेश सेवा में काम कर रहा था, मैंने सोचा कि कुछ ऐसा मुद्दा चूज़ किया जाए जिसका कोई रेलेवेंस भी हो मेरे प्रोफेशन से। राइट। तो मैंने डिप्लोमेसी एंड मीडिया मैनेजमेंट, करेक्ट, ये टॉपिक मैंने चूज़ किया और बड़ा अच्छा मज़ा आया उस समय जो है मीडिया और मीडिया का रोल और लाइव टेलीविजन का रोल, खासकर CNN इफेक्ट, आपने सुना होगा। करेक्ट। मीडिया में जैसे बोलते, वो उस समय शुरू ही हुआ था जी। अब तो खैर टीवी के अलावा और कई तरीकों से इंस्टेंट न्यूज़ आती है। तो दिलचस्पी जो है काफ़ी मेरी थी कि भी ये जो नया फिनोमिनन शुरू हुआ है मीडिया का, और जिस तरीके मीडिया अब लाइव कवरेज 1 मिनट में कहीं से भी कहीं खबर पहुंच रही है, विजुअल्स पहुंच रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है ऑन गवर्नेंस और ख़ासकर मेरे प्रोफेशन पे जी, तो मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। बड़ा मज़ा आया उसको रिसर्च करने का, कई लोगों से मिला, कई किताबें पढ़ी, बड़े अच्छे सुपरवाइज़र थे मेरे ऑक्सफोर्ड में, और फिर मैंने एक पेपर लिखा, काफ़ी अच्छा और लेंथी पेपर था। अच्छा मतलब आई होप इट वाज अच्छा, लेकिन मुझे अच्छा लगा। जी जी जी। सर एक और गाना कोई आपको याद आ रहा हो? अब एक और गाना है, वो भी बड़ा खूबसूरत गाना है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। चलिए बढ़िया, ये मैं कह सकता हूँ, बड़े फिर से हैप्पीली अज्यूम कर सकता हूँ कि ये उस ज़माने का था जिस ज़माने में आप मैडम एक्सेलेंसी से मिले थे। तो आपने ज़रूर ये गाना गाया होगा, क्योंकि आवाज़ आपकी अच्छी है और इसके बारे में मैं और बात करूँगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, टेम्परेरी वीज़ा पे, एंड सम ऑफ देम एक्चुअली it's a reality that most of the people come here taking that education visa route for permanency and citizenship. But पिछले 2 सालों में जो समा चेंज हुआ है, what do you feel can be a larger role of a high commission for an onboarding process of a person or an individual coming from a country like India to Australia to help them sail through at least the first springboard to be part of this community, जिसमें उसको थोड़े जो हार्डशिप्स होते हैं, can there be something we can look forward to? I mean, I have felt that there is a void which can be filled. People just try to look out for themselves. They don't know. They just come here and then they are like clueless what to do. यहाँ पे the way things work are very different. The way department works are very different. There are very lot of legal things which are people are not aware of, license कैसे बनाना वगैरह. But these are very basic and mandatory things before if somebody lands up here as an individual, because family भी नहीं होती कहीं की, तो अकेले ही आ जाते हैं, फिर figure out करते हैं, and then they do just odd jobs. Do you think that a high commission can think of an initiative wherein they can put it together, some kind of a support to individuals coming here? I mean, they can look forward to it. देखिए, we are always here to help in whichever way is possible. लेकिन जिस विषय की आप बात कर रहे हैं, ऐसा है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आते हैं और इतने वो डाइवर्स यूनिवर्सिटीज़ में, पूरे इतने बड़े देश में जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ में वो सारे हैं जी, तो कोई सेंट्रल पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि भी इतने बड़े तादाद में कोई सेंट्रल रोल हम प्ले कर सकें। हाँ, अगर कोई कैनबरा में है तो यस, अगर कोई सिडनी में है तो हमारी कॉन्सुलेट है मेलबर्न में या पर्थ में। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि द यूनिवर्सिटीज़ का सपोर्ट सिस्टम इज़ क्वाइट गुड। जब नया बच्चा आता है इधर पढ़ने के लिए तो द इनिशियल सपोर्ट सिस्टम इज़ क्वाइट गुड, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ऑलरेडी इतनी तादाद में स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का अपना सपोर्ट ग्रुप्स बहुत हैं जी। मैंने ब्रिस्बेन में भी देखा, मैं जिस दिन क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में गया
तो उस दिन इनिशिएशन डे था नए स्टूडेंट्स का। तो मैंने देखा कि वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स ने, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ने स्टॉल्स लगा रखे थे, और इंडिया का भी स्टॉल था जहाँ की वो बच्चे जो ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी में थे 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, दे वर अवेलेबल देयर टू गाइड द न्यू इंडियन स्टूडेंट्स। तो ये सपोर्ट सिस्टम भी होता है। तीसरा, क्योंकि ओवरऑल हमारी कम्युनिटी का भी साइज यहाँ काफ़ी बढ़ गया है तो हमारी अपनी कम्युनिटी एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस वो भी मदद कर रही हैं। तो कोई मेरे को आज तक, खैर मैं यहाँ पर मुझे केवल 3 महीने हुए हैं लेकिन मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको किसी तरीके सॉल्व किया जाए। अगर वो हो तो हम ज़रूर यहाँ बैठे हैं सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई रिक्वायरमेंट हो किसी तरीके की, तो टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी एंड रिसोर्सेज वी आर सर्टेनली अवेलेबल। राइट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने कम्युनिटी ग्रुप्स की बात की। हमारी अपनी कम्युनिटी अराउंड 700,000 which is nearing a million in Australia now in very near future. When we come to Australia, when we have a lot of community organization, there's no doubt. But for example, you've been in Canberra for 3 months and you must have met so many community organizations, right? Do you feel that they work cohesively? I don't see any problem, certainly not in Canberra. You are right, there are a large number of associations, but that is only natural because people do tend to find a common ground to make an association, and often that common ground is the fact that you are from the same region or speak the same language. That is pretty normal and understandable. I mean, India is organized, the states of India are organized on the basis of language, in fact. Right. So that's fine, and I find that each one of them is active to celebrate their particular color and diversity, their particular traditions and customs and festivals, etc. आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए भी एक अम्ब्रेला बॉडीज बनी हुई हैं हर स्टेट में। यहाँ ACT कैनबेरा में भी, जिसको हम फिनैक्ट कहते हैं यहाँ पर और वो अम्ब्रेला बॉडीज के थ्रू जो है कोऑर्डिनेशन ऑफ एन ओवरऑल अप्रोच जहाँ भी ज़रूरत हो वो उस तरीके से होती है। लेकिन other than that, individual community associations with their individual mandate or reason to be why they are performing their own role very well, I must say, and my compliments to the ACT Indian community. Sure, sir. तो अब हम एक छोटे से ब्रेक पे फिर से जाएंगे। तो आपको कोई गाना अब याद आ रहा हो इस माहौल में तो इस वक्त अब आपकी चॉइस का सुनते हैं। चलिए सर, मैं अपनी चॉइस का एक बड़ा अच्छा सा गाना आपके साथ लाऊंगा। आप सब लोग बने रहिए क्योंकि इसके बाद लास्ट सेशन में हम जाने वाले हैं जिसमें हम थोड़ा सा और पर्सनल जाएंगे सर के साथ। आप हैं ACT देसी पे, आपके अपने देसी RJ विकास के साथ। सर, ट्विटर प्रोफाइल देखी आपकी मैंने। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल पूछूंगा आपसे। उसमें आपने लिखा हुआ है बर्नर, एक्टर, ट्रैवलर और आर्सेनल फैन। अब ये जरा चारों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए मुझे। बर्नर, हम अपने आप को बर्नर कहते हैं, जो कि एक फेस्टिवल होता है, मुझे नहीं मालूम आपने सुन रखा है कि नहीं। उसका नाम होता है बर्निंग मैन। ओके। वो साल में एक बारी होता है। कहाँ होता है सर ये फेस्टिवल? नेवाडा में। अच्छा, नेवाडा में। इन द ब्लैक रॉक डेजर्ट ऑफ नेवाडा। जी। तो जब कोई उस फेस्टिवल में भाग लेता है तो देन यू बिकम अ बर्नर बिकॉज यू हैव बीन टू बर्निंग मैन। श्योर। सो दैट इज दैट। एक्टर इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने अपने कॉलेज टाइम में नहीं कॉलेज टाइम में नहीं, इनफैक्ट करीब 10 साल पहले। अच्छा। वाइल अ डिप्लोमैट, जब मैं दिल्ली में था, जब साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बना रहे थे जी, उस समय मैं 2 साल वहाँ था और उस दौरान कुछ थिएटर एक्टिंग का मुझे मौका मिला। नो वंडर, आपकी आवाज़ सुन के मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा, और मुझे ये भी पता है आप गाना भी अच्छा गाते हैं। लेकिन आपकी आवाज़ का थ्रो एक इतना अच्छा है, और नेचुरली आपने बोला थिएटर, तो थोड़ा उन दिनों के बारे में बताइए। वो कुछ एक छोटा सा स्निपेट अगर कुछ याद आता है उन दिनों का तो आपको, और कोई फाइनल एक लाइन तो जरूर आपकी अच्छी सी होगी जो आपको अच्छी लगती होगी। तो मुझे एक काफ़ी
मेजर प्ले में, लंबे प्ले में, 1.25 घंटे का प्ले जी, उसमें मुझे लीड रोल जी, करने का मौका जी, मिला और काफी मोटा लीड रोल था। तो वो कैसे मुझे मिला, थोड़ी सी दिलचस्प कहानी है। तो हम लोग, मैं और मेरी फैमिली, वो हैबिटेट सेंटर है दिल्ली में, वहाँ पर हम किसी डिनर पे गए हुए थे। वहाँ से निकलते हुए वहाँ एक नोटिस बोर्ड होता है, तो नोटिस बोर्ड पे सडनली मेरी आंख एक नोटिस पे पड़ी विच सेड एक्टर वांटेड। श्योर। तो मैंने पढ़ा, वो उस पे लिखा हुआ था एक्टर वांटेड, शुड बी अबाउट 25 years old, और वो नीचे वो कागज लगे रहते हैं कटे हुए के नंबर उठा लो। तो मैंने एक नंबर वैसे ही उठा लिया। मेरी उस वक्त ऑलरेडी जो है उम्र 45 से ऊपर थी, मैंने वैसे ही उठा ली। और फिर कुछ दिन बाद मैंने फोन लगाया उसको, तो एक दीपक धमीजा हैं, वो बड़े होनहार, बड़े नौजवान, जैसा कि मुझे पता चला कि वो थिएटर में दिलचस्पी रखते थे। वैसे अदरवाइज IIM कैलकाटा से उसके बाद एक बैंकर थे, लेकिन छोड़ के वो थिएटर शुरू कर दिया था। उस समय उनकी आयु शायद केवल 28 साल थी। तो उनसे बात की, और अब फोन पे तो उम्र का नहीं पता चलता, तो बात की और उसने कहा अच्छा चलो फिर कहीं मिल सकते हैं कॉफी के लिए। तो हमने वक्त मिलाया और हम गए कॉफी पे मिलने। तो उसने एक नजर उसकी मेरे पे पड़ी, तो कहता वो मेरे उस पे तो लिखा था कि भी 25 साल का होना चाहिए एक्टर जी। तो अचानक आपने पूछा कि एक लाइन बताइए, तो अचानक पता नहीं कैसे स्पॉन्टेनियसली मेरे मुंह से ये वाकया निकला जी, that my kids tell me that I look 35 and the rest is up to your makeup artist. I think that gave you that role. It turned out that it pretty much did give me that role. He changed the script to then accommodate, obviously, I mean, I couldn't have looked 25, but I did look relatively young. Right. Certainly younger than my real age. Ji. And he changed the script a little bit after some time. पता नहीं उन्हें क्या लगा कि भी मेरे को रोल देना है. So that's how I got it. And then Deepak quoted this line जो मैंने अभी आपको सुनाई। Subsequently जब इंटरव्यूज हुए, प्ले का रिव्यू हुआ, डायरेक्टर की इंटरव्यू हुई, तो उसने ही रिपीट की ये लाइन सर। उस प्ले का नाम क्या था सर? इंग्लिश का प्ले था, उसका नाम था A Ghost's Diary. A Ghost, and you were the ghost? I was the ghost. So उसकी एक कोई लाइन आपको अगर याद हो, अगर इफ यू डोंट माइंड, इस कैमरा की तरफ देखता, अगर मैं आपका डायरेक्टर हूँ और मैं आपको कोई कैमरा की तरफ देख के वो एक लाइन बोलिए जो मुझे याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये था, हमने प्रीमियर किया था अक्टूबर 2010 में जी। तो और वो बड़ा लंबा प्ले था, बड़ा लंबा स्क्रिप्ट था और मेरा मेन उसमें रोल था। तो कोई लाइन मुझे याद करनी पड़ेगी, अगर याद आती है तो मैं जरूर सुनाऊंगा। चलिए ठीक है। तो उसके बाद हम, जब तक आपके दिमाग में वो लाइन आए, ट्रैवलर तो मुझे पता ही आपने इतनी जगह इतनी कंट्री, ट्रैवलर तो खैर आप समझ ही सकते हैं कि घूमने का शौक है और काफी आई थिंक आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि बहुत मौका मिला घूमने का, नौकरी के साथ भी और खुद भी छुट्टियों पे, क्योंकि मेरी वाइफ को भी शौक है घूमने का, आगे बच्चों को भी शौक निकला घूमने का। तो सो दैट हैज बीन वेरी फॉर्चुनेट। आई थिंक इट्स द ग्रेटेस्ट एजुकेशन, ट्रैवलिंग एंड seeing different cultures. It does open your mind to a lot of perspectives, right? And I think you also become more accepting of diversity and differences, you know. तो मेरा ख्याल से बड़ा जरूरी है। आर्सेनल फैन, एक फुटबॉल क्लब है आर्सेनल, बड़ा काफी मशहूर फुटबॉल क्लब है। तो जब मैं लंदन में, मेरी पोस्टिंग हुई, हम नॉर्थ लंदन में रहते थे और ये एक नॉर्थ लंदन क्लब है। तो मुझे शौक था हमेशा देखने का, उससे पहले भी फुटबॉल और प्रीमियर लीग, खासकर इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो कई सालों से मैं वो देखता होता था जहां भी मैं जिस भी मुल्क में हूँ। और फिर जब हम पहुंचे यूके में ही रहने के लिए, तो इट वाज अ नेचुरल अडॉप्शन ऑफ अ नॉर्थ लंदन क्लब सिंस वी वर लिविंग देयर एंड सो आई बिकेम एन आर्सेनल फॉलोअर। तो कोई लाइन याद आ गई आपको? मैं छोड़ूंगा नहीं। तो आप एक ब्रेक लीजिए और फिर मैं याद करता हूँ। चलिए, आप हैं आपके अपने देसी राज्य विकास के साथ, और आज हम थे हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन कैनबरा विद हिज एक्सीलेंसी मिस्टर मनप्रीत वोरा, और जान रहे थे
कैसे उनकी जर्नी रही है बचपन से और फिर जवानी में, और फिर उनके बहुत सारे जो लाइक्स एंड चॉइसेस हैं। और अगर आपने मिस कर दिया है तो शायद मैं फिर से बता देता हूँ कि वो एक एक्टर भी रह चुके हैं और बहुत बढ़िया प्ले किया था। उसकी लाइन आप सुनेंगे एसीटी देसी पे एक्सक्लूसिवली, उसके बाद शायद कोई और लोग पूछे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि पहली बार आपने सुना था एसीटी देसी के इस चैनल पे। सर अब ये लास्ट पार्ट आ गया है, अब ऑस्ट्रेलिया में आया, कहते हैं कि टेक इट ईजी। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एक फ्रेज है, कहते हैं टेक इट ईजी। तो हाउ डू यू रिलैक्स ओवर योर वीकेंड हियर? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इफ इट्स फ्राइडे इवनिंग से? आज फ्राइडे है और इवनिंग में व्हाट इज योर प्लान, और सैटरडे संडे पे क्या होगा? डिपेंड करता है मैं कहाँ हूँ, क्या मौसम है, क्या फैसिलिटीज किस वक्त हैं जी। पर मेरी काफ़ी सारी एंगेजमेंट, दिलचस्पियाँ हैं जी। मैं टेनिस खेलता हूँ जी। तो जब भी मौका मिले आई ट्राई टू डू दैट। यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके का ये शहर है, आई प्लान टू स्टार्ट साइकिलिंग कल से। ग्रेट। तो मैंने साइकिल तो मैं मेक्सिको से ही ले आया था। इनफैक्ट येस्टरडे आई बॉट माई हेलमेट, अरे वाह, जो कि यहाँ कंपल्सरी है। बिल्कुल। एंड टुमारो मॉर्निंग आई एम गोइंग फॉर माई फर्स्ट साइकिल राइड हियर, तो वो करते हैं। मुझे पढ़ने का शौक़ है, मुझे टेलीविज़न देखने का शौक़ है, स्पोर्ट्स देखने का शौक़ है, न्यूज़ देखने का शौक़ है, मूवीज़ देखने का शौक़ है। और ये सब मिला के टाइम बड़ा अच्छा गुजर जाता है। सर इंडिपेंडेंस डे आने वाला है 15 अगस्त। कुछ मैसेज इंडियंस लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियंस इन इंडिया बैक देयर एंड एनीवेयर यू हैव सर्व्ड इन योर पास्ट पोस्टिंग्स, तो एक मैसेज अगर आप देना चाहें थ्रू एसीटी देसी, प्लीज़, टू आवर ऑडियंसेस। हमारी आज़ादी की 75वीं सालगिरह आरंभ होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है ये। सबको मैं बधाई देना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि कितनी तरक्की हमारे मुल्क ने की है इन 75 सालों में। हम कहाँ थे 1947 में और आज हम कहाँ हैं, ये सोच के, हालांकि अभी भी खामियां हैं, अभी भी बहुत कुछ और हासिल करना है, लेकिन जो कुछ हम अचीव कर सकते हैं, कर सके हैं और जहाँ से हम शुरुआत हमने की है, हर भारतीय को उस पर गर्व होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है इस 15 अगस्त को धूमधाम से मनाइए। जहाँ भी बैठे हैं खुद मनाइए, दोस्तों के साथ मनाइए, यहाँ आके हमारे साथ मनाइए। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your time and the sharing of your personal things. We are really privileged to have got those, nuggets from you, and it is really exciting and as well as interesting. और आप सब लोग, आप थे आज एसीटी देसी पे मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ हिज एक्सीलेंसी मिस्टर मनप्रीत वोरा, हु इज़ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने अपनी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी शेयर की, और अगर आपने मिस कर दिया है तो आप ऑन डिमांड भी जा सकते हैं 2XFM पे, या आप मेरे फेसबुक पेज पे ये इंटरव्यू भी देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन सर।